हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कूलाम के नियम के सदिश रूप की, ठीक है। और हमने ये सीखा था कि जो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था, इसमें जो दोनों आवेशों के मध्य बल परस्पर लग रहा था, यह बल परिमाण में समान और दिशा में क्या था, विपरीत। यानी हमने ये कहा था कि ये बल कूलाम के नियम का यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। परावैद्युतांक या इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। परावैद्युतांक को हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से। अच्छा, परावैद्युतांक को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो परावैद्युतांक के लिए हम ये कहते हैं कि दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में बल निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, या यूं कहूं कि जितने गुना कम हो जाता है, उसे ही हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक को दर्शाने का तरीका होता है, यानी इसका हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं। परावैद्युतांक बराबर होता है आवेशों के मध्य निर्वात में बल, जो भी दो आवेश अपन ने लिए हैं, तो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, और बटे में हम लिख सकते हैं आवेशों के मध्य माध्यम में बल, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि परावैद्युतांक को हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि निर्वात में जो बल होता है इसे हम दर्शा सकते हैं एफ नॉट द्वारा, और माध्यम में जो दो आवेशों के मध्य बल लगता है इसे हम दर्शा सकते हैं एफ एम द्वारा। तो इस तरह से हम परावैद्युतांक का सिंपल सा सूत्र बना सकते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है, दो आवेशों के मध्य जो भी निर्वात में बल लगता है तथा जो दोनों आवेशों के मध्य माध्यम में बल लगेगा, इन दोनों का अनुपात, ठीक है। अच्छा, जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले कि निर्वात में जो बल हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दो आवेश हमने लिए थे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी प्रकार से हमने जब दोनों के मध्य माध्यम में बल निकाला था तो बल हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसे हमने कहा था माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और साथ में हमने लिखा था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि एफ नॉट और एफ एम इन दोनों के मान हम यहाँ रख दें तो यहाँ हमें प्राप्त होगा एप्सिलॉन आर बराबर, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में दोनों आवेश हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो सकता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा एप्सिलॉन आर बराबर, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया परावैद्युतांक का एक और सूत्र। चलिए यहाँ से अगर मुझे इस एप्सिलॉन यानी कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान प्राप्त करना हो तो हम इसे ऊपर भेज दें। तो यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, ये माध्यम के परावैद्युतांक तथा निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। अच्छा, परावैद्युतांक जो दिख रहा है आपको, ये इसे हम एक नाम और भी देते हैं, एप्सिलॉन आर को हम माध्यम की, ठीक है, इसे हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। अब अलग अलग माध्यम के लिए इस एप्सिलॉन आर का मान भी भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है। जो भी मान होगा वो या तो आपको जो प्रश्न दिया गया होगा उसमें दे दिया जाएगा, या आपको कुछ मान ऐसे होंगे जो याद रखने होंगे। जैसे निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, जैसे वायु के लिए इसका मान 1.0059 होता है, जैसे धातुओं के लिए स्पेशली, ठीक है। स्पेशली हमें ये चीज़ जरूर से ध्यान रखना है कि जो धातु यानी कि जो चालक होते हैं जितने भी, तो सभी धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है इसका मान अनंत होता है। क्योंकि कई बार वो हमसे क्या करता है, इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि मान लीजिए दो आवेश है हमारे पास, और निर्वात में जब रखे थे तो इनके मध्य बल कितना लग रहा था, एफ। अब यदि मैं इन दोनों आवेशों के मध्य कोई धातु की पट्टिका रख दूं या कोई धात्विक माध्यम भर दूं तो पूछेगा बताओ बल का नया मान कितना होगा।
तो हमें पता था, जैसा मैंने अभी वहाँ पे बताया हुआ था आपको, कि जो परावर्तनांक होता है इसका सूत्र मैंने पढ़ा था F0/Fm। हमसे ये कहा कि जब निर्वात में थे तो बल F था, और हमें ये पता है कि जब धातु रखी तो उसके लिए एप्सिलॉन का मान अनंत होता है। हमें पता ये करना है कि अब माध्यम रखने के बाद बल कितना हो जाएगा, यानी मुझे प्राप्त करना है Fm। तो एक काम करें, इसको नीचे ले आओ यहाँ पर, तो F0 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, अब Fm जो कि हमें ज्ञात करना है, इसे हम लिख सकते हैं F, जो कि हमें कहा है कि निर्वात में बल F इनके मध्य, और क्योंकि धातु रखी और धातुओं के लिए अनंत होता है। अब पता है हम किसी भी संख्या को यदि अनंत से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0। तो यानी हम यहाँ से एक साधारण सी बात ये बता सकते हैं कि यदि दो आवेशों के मध्य कोई धातु रख दी जाए या कोई धातु का माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य जो बल होगा इसका मान 0 हो जाता है, यानी इनके मध्य अब कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात की परावर्तनांक की। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो परावर्तनांक का मान आपको सवाल में दे दिया जाएगा, अथवा कुछ मान ऐसे हैं जो आपको याद भी रखने पड़ सकते हैं, तो वो आप जरूर से याद रखें कि परावर्तनांक के मान क्या क्या होते हैं। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें कि अभी तक हमने बात की दो आवेशों की। ठीक है, दो आवेशों के मध्य बल क्या लगेगा वो हमने ज्ञात किया। अब यदि मान लीजिए हमारे पास दो से अधिक आवेश दे रखे हों, ठीक है, यानी कोई ऐसा निकाय हो जिसमें दो से अधिक आवेश दे रखे हों, तो उन दो से अधिक आवेशों के लिए हम परिणामी बल का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी अब हम बात कर रहे हैं बहुआवेश निकाय के लिए परिणामी बल। ठीक है, दो आवेशों के मध्य बल कैसे होता है वो तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन मान लीजिए यदि दो से अधिक आवेश हों और हमें फिर बल ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करें। अब इसके लिए आपको ध्यान से सीखना है कि मान लीजिए मेरे पास एक निकाय है इस प्रकार से, ठीक है, और इस निकाय में मुझे कुछ आवेश दे रखे हैं। ये है कोई मान लीजिए आवेश Q1, मैंने मान लिया ये है कोई आवेश Q0 जिस पर कि हमें बल ज्ञात करना है। मैंने मान लिया इसी प्रकार से ये है कोई आवेश Q2 और इसी प्रकार से ये है कोई आवेश Qn। ठीक है, ये हो गया Qn और ये हो गया Q2। चलिए, मुझे ये पता करना है कि ये सभी आवेश मिलकर इस निकाय में स्थित आवेश Q0 जो कि एक परीक्षण धन आवेश है, इस पर कितना बल लगाएंगे या कितना बल आरोपित करेंगे। ठीक है, हमें ये दिया गया कि जो मूल बिंदु है हमारे पास, इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो आवेश Q1 है इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, जो आवेश Q2 है इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और जो आवेश Qn हमको दे रखा है इसका है Rn वेक्टर। तो ये तो बात हो गई इनके स्थिति सदिश क्या क्या है, कितने कितने हैं। चलिए, हमें पता ये करना है कि सभी आवेश मिलकर इस आवेश Q0 पर कितना बल आरोपित करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी आवेशों को इस Q0 से मिलाएंगे, यानी कि दूरी इनके मध्य की ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने किया, आवेश Q1 को मिला दिया आवेश Q0 से इस प्रकार। इसी तरह से हमने आवेश Q2 को मिला दिया इस तरह से, और इसी तरह से हमने आवेश Qn को भी मिला दिया Q0 से इस तरह से। चलिए, तो ये हमने बात कर ली दूरियों की। ठीक है, दूरियां हमारे पास हो गई। अब दूरियों को नाम कैसे दें अपन। देखिए, हम जो भी बल निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं आवेश Q0 पर, तो जो भी दूरियां हम पता करेंगे वो इस आवेश Q0 के सापेक्ष ही ज्ञात की जाएंगी। तो यानी इन दोनों के जो मध्य की दूरी होगी इसको मैं लिख सकता हूँ R10। ठीक है ना। आप चाहे तो इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहे तो ये भी पता कर सकते हैं भाई जो आवेश बल लगा रहा है उसके सापेक्ष में ज्ञात कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हम इसको लिखते हैं R01। ठीक है, चलिए, ये तो इसकी बात हो गई। अब ऐसे ही अगर मुझे ये दूरी निकालनी तो इस दूरी को मैं बोल सकता हूँ R20। ठीक है, और ये जो सबसे लास्ट वाली होगी इसको बोलेंगे Rn0। ठीक है, ये तो हो गई बात दूरियों की, इनके बीच की जो दूरियां होगी हमने निकाल ली, या यूं कहूँ कि ये इनका सापेक्ष स्थिति सदिश हमने प्राप्त कर लिया। अब हम ये पता करेंगे कि ये आवेश इस पर जो बल लगाएंगे वो कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो बल किस दिशा में लगाएंगे। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आवेश हैं ये परस्पर सजातीय आवेश हैं, और जब सजातीय आवेश हैं तो हमें पता है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यानी ये जितने भी आवेश हैं ये सब मिलकर इस Q0 को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और मैंने आपसे कहा था कि प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है अपने से दूर धकेलना।
तो यानी जो आवेश Q1 है ये इस पर बल लगाएगा इधर की तरफ। अच्छा, इस बल को हम क्या नाम देंगे? ये बल कौन किस पर लगा रहा है? तो ये बल Q1 Q0 पर लगा रहा है, तो इसको बोलेंगे F1 यानी Q0 पर Q1 के कारण बल। इसी प्रकार से अगर मुझे ये वाला बल निकालना हो तो इसको मैं बोल सकता हूँ F20, ये भी प्रत्याकर्षित है अपने से दूर, तो इसको बोलेंगे F20। और इसी प्रकार से अगर ये वाला बल निकालना हो तो इसको हम बोलेंगे Fn0, यानी Q0 पर Q1 के कारण बल। ठीक है, चलो अब बात करें हम इसकी आगे की। तो ये तो हो गई इसकी बात, बल की दिशा हमें प्राप्त हो गई और बल के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो गई। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि बल किसकी दिशा में लगेंगे और इनके मध्य की दूरियां क्या क्या होंगी। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा आवेश Q0 पर कितना कितना बल लगा रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा आवेश Q0, यानी कि जो कि हमारा परीक्षण धनावेश है। तो आवेश Q0 पर आवेश Q1 के कारण बल। चलिए, तो बल की बात करें अपन, और इस बल को हमने दर्शाया देखिए F10 से, तो हम इसको लिख सकते हैं F10 वेक्टर इज इक्वल टू वही अपना जो सूत्र पहले था 1/4πε0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन Q1 Q0 अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब बताओ दूरी हमने इन दोनों के बीच में कितनी ली? ये वाली, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे हम R10 का स्क्वायर और यहाँ बोलेंगे R10 कैप। ठीक है, सदिश बनाने के लिए इधर हम एकांक सदिश लगा देते हैं। चलिए, ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। अब जिस तरह से मैंने आवेश Q1 के कारण Q0 पर बल निकाला है, यदि इसी प्रकार से मैं बाकी अन्य आवेशों के कारण भी Q0 पर बल ज्ञात करना चाहूं तो हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार। चलिए, अब अगला बल कौन किस पे लगाएगा? अगला बल आवेश Q2 लगाएगा Q0 पर, तो इसको हम बोलेंगे F20 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ लिखेंगे अपन Q2 Q0 अपॉन दूरी हो जाएगी R20 का स्क्वायर और आ जाएगा R20 कैप। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। और इसी तरह से जो सबसे लास्ट हमारे पास बचेगा Qn, तो Qn को हम लिख सकते हैं Fn0 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से हम लिखेंगे 1/4πε0 और इसे हम लिखेंगे Q0 अपॉन दूरी जो कि ये वाली लेनी है अपन को, तो दूरी हो जाएगी Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 कैप। चलिए, समीकरण नंबर 3। अभी तक हमने जो बल निकाले हैं वो एक एक आवेश के कारण निकाले हैं इस Q0 पर, जबकि हमें ज्ञात क्या करना था? बहु आवेश निकाय के लिए परिणामी बल। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इन सभी बलों का परिणामी बल कितना होगा, तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। और 11वीं कक्षा में हमने जब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि यदि हमारे पास बहुत सारे सदिश हों और यदि हमें उन सब का एक परिणामी सदिश निकालना हो तो इसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत निकाल सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि जो परिणामी बल होता है, वो बल कह दूं या कोई भी सदिश कह दूं मैं, तो जो परिणामी सदिश होता है वो इन सभी सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि यदि मुझे परिणामी बल निकालना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत का। तो हम बोल सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, और जो बल हमारे पास प्राप्त होगा वो आ जाएगा F, क्योंकि हम Q0 पे बल निकाल रहे हैं तो इसे बोलेंगे F0 वेक्टर। जितने भी बल आपने अब तक ज्ञात किए इन सभी बलों का हमें सदिश योग करना है। तो पहला हमने बल निकाला F10, दूसरा हमने बल निकाला F20, ऐसे और भी आवेश होंगे, तो प्लस डॉट 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 कर हम लिख देंगे प्लस Fn0 वेक्टर। चलिए, अब हमें प्रत्येक बल का मान लिखना है यहाँ पर, जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं यहाँ पर ये रहे। तो एक एक करके मैं सभी बलों का मान लिखना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले वहाँ से F10 का मान लिखें तो 1/4πε0 आ जाएगा। साथ में हम लिखेंगे Q1 Q0 अपॉन R10 का स्क्वायर और R10 कैप। ठीक है, अगला जो बल हमारे पास था वो था 1/4πε0। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे Q2 Q0 अपॉन R20 का स्क्वायर और R20 कैप। ठीक है, R20 कैप प्लस
डॉट 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 करके जो भी लास्ट वाला होगा, यानी सबसे लास्ट में हमारे पास जो बल आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ में आएगा क्यू एन क्यू नॉट अपॉन दूरी थी हमारे पास आर एन नॉट का स्क्वायर और आर एन नॉट कैप। ठीक है, चलो सारे बलों का मान मैं लिख दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे इस पूरी समीकरण में से क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन ले सकता हूँ मैं, ली जा सकती है, तो हमने कहा देखो एक तो ये वाला पद सब में कॉमन आ रहा है और साथ में जो जिस आवेश पर हम बल निकाल रहे हैं वो आवेश भी सब में कॉमन आ रहा है, तो यानी इन चीज़ों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यदि इन चीज़ों को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो परिणामी बल प्राप्त होगा एफ नॉट, ये प्राप्त होगा देखिए क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ गया। अच्छा, कॉमन लेने के बाद अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर और R1 नॉट कैप। इसी तरह से यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा Q2 अपॉन सेम वही R2 नॉट का स्क्वायर और R2 नॉट कैप। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लास्ट वाले पद की बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा क्यू एन अपॉन आर एन नॉट का स्क्वायर और आर एन नॉट कैप। ठीक है, चलिए इतना सब कुछ लिखने के बाद अगर हमें इसको बिल्कुल एक छोटे रूप में लिखना हो, क्योंकि हम योग कर रहे हैं, तो योग करने के लिए हम जानते हैं फिजिक्स में दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। योग करने के लिए या तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं समाकलन का, या हम उपयोग कर सकते हैं समेशन का। चलिए समाकलन तो मैं कर नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक आवेश जो है ये अलग अलग दूरियों पर स्थित है, तो क्योंकि सबकी दूरियां समान नहीं है इसलिए हम यहाँ समाकलन तो कर नहीं सकते। तो यहाँ हम समेशन यानी कि बीजगणितीय योग का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि मैं इन्हें समेशन के रूप में लिखना चाहूँ तो मुझे जो परिणामी बल प्राप्त होगा एफ नॉट, ये प्राप्त होगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए मैंने यहाँ पे समेशन का चिन्ह लगा दिया। समेशन में जो लिमिट हम लिखेंगे वो लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n, यानी i कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है जिसका न्यूनतम मान 1 हो सकता है और अधिकतम मान n तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम बोलेंगे क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर और यह आ जाएगा आर आई नॉट कैप। तो इस तरह से हम किसी भी बहु आवेश निकाय के लिए जितने भी आवेश हैं उन सबके कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा उस बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं।